सुबह सुबह की हलचल, भीड़ से भरी एक लोकल बस, हॉर्न, स्टार्टिंग इंजन और लोग धीरे धीरे सीट ढूंढते हुए। मैं हूं अर्जुन, 22 साल का, पहली नौकरी और पहली बार ऑफिस जाने के लिए लोकल बस में बैठा हूं। थोड़ा थका हूं, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी है। और दी मेरी नजर उस पर पड़ी। वो एकदम अलग थी, हाथ में फाइल, सिंपल साड़ी, लेकिन अजीब सी शांति थी उसके चेहरे पे, जैसे दुनिया की भीड़ से अलग कोई इंसान हो। मैं कुछ सोच ही रहा था कि मेरा कॉफी कप फिसल गया और सीधा जाकर गिरा उसके पैर के पास। अरे माफ करिए, सॉरी मैम, ये एक्सीडेंट था। कोई बात नहीं बेटा, चिल मारो। बेटा चलो, शर्मिंदगी तो पूरी हो गई। मैंने उसे टिश्यू पकड़ा दिया। उसने धीरे से ले लिया, पर नजरें झुकी रहीं। थैंक यू, आप बहुत काइंड है। यहीं उतरूंगी। हैव ए सेफ जर्नी। मैं उसे जाते हुए देखता रहा, जैसे कोई पल हमेशा के लिए रुक गया हो। उस पल को कभी नहीं भूलूंगा। मैं अर्जुन, आज मैं टाइम से ऑफिस आया हूं, पर दिल अब भी कल की उसी अजनबी पर अटका है। क्या पता फिर कहीं दिख जाए। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरा दोस्त राहुल सामने से आता दिखा। ओए अर्जुन, भूल मत जाना, आज तेरी नई बॉस आ रही है। ये निम उससे हमेशा रहा है 31 पे। नई बॉस कौन? अरे वो ही नैना मैम, सुना है कल से ज्वाइन की हैं। बहुत स्ट्रिक्ट है। तभी मैंने ग्लास के उस तरफ ऑफिस में उसे देखा, फोन पर बात करते हुए, उतनी ही शांत, उतनी ही अलग। वो देख तेरी बॉस। मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। अब तो नजदीक भी नहीं जा सकता, पर दूर से मदद जरूर कर सकता हूं। मैंने राहुल की तरफ देखा। भाई काम में मदद कर, इंप्रेशन बनेगा। दिखा दे प्रोफेशनलिज्म। मैंने कंप्यूटर ऑन किया और देखा, इनबॉक्स में पहला मेल उन्हीं का था। Q2 रिपोर्ट शाम तक रिव्यू करके भेजी। मुस्कुराया। मैंने मन में सोचा, यही तो मौका है एक अच्छा इंप्रेशन जमाने का। आज पहली बार मैंने नैना मैम को ठीक से देखा, बिना किसी डर के, भले दूर से ही सही। वो अकेली बैठी थी, चुपचाप सलाह खा रही थी। न कोई दोस्त, न कोई बात करने वाला। कैंटीन की इस भीड़ में भी वो अकेली। मैंने राहुल से धीरे से पूछा, भाई नैना मैम ऐसे ही रहती हैं क्या? मतलब कोई दोस्त यार नहीं? सुना है कि अनाथ है, बचपन से अकेली पली बड़ी, बहुत प्राइवेट पर्सन है। यह सुनकर दिल में अजीब सी टीस हुई। पता नहीं क्यों एक अपनापन सा महसूस हुआ। मैंने धीरे से फोन निकाला और Q2 रिपोर्ट का स्प्रेडशीट फिर से खोला। मैं कुछ और डेटा एनालिसिस जोड़ देता हूं, ताकि उन्हें काम थोड़ा आसान लगे। किसी को पता नहीं चला, पर मैं अंदर ही अंदर कोशिश कर रहा था, उनकी जिंदगी की मुश्किलों को थोड़ा सा तो कम कर सकूं। शाम हो गई, ऑफिस खाली हो रहा है। मैं वॉशरूम से लौटते हुए मैम के केबिन के बाहर से गुजरा, और तभी उनका फोन जोर से गिरने की आवाज आई। मैम सब ठीक है? हाँ, बस हाथ से फोन फिसल गया। कोई बात नहीं। मैंने अंदर झांक कर देखा, वो नीचे झुकी हुई थी, शायद खुद ही उठा लेंगी। लेकिन मैंने जल्दी से जाकर फोन उठा लिया और धीरे से उनके टेबल पर रख दिया। हम दोनों की नजरें मिली। कुछ बोली नहीं वो, पर उसे एक सेकंड में सब कह दिया उन्होंने। शायद शुक्रिया, शायद हैरानी, या शायद कुछ और। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया और चुपचाप केबिन से बाहर निकल आया। अगली सुबह ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर बारिश हो रही थी। लोग छाते खोलते हुए अंदर जा रहे हैं। आज बारिश में भी दिल अंदर से बहुत हल्का है। शायद इसलिए क्योंकि अब मैं सिर्फ उसे देख नहीं रहा, उसकी फिक्र करने लगा हूं। ऑफिस पहुंचा तो देखा, नैना मैम छतरी के बिना गेट के पास खड़ी थी, भीग रही थी। शायद ड्राइवर नहीं आया होगा। मैं भागते हुए उनके पास पहुंचा। मैम मेरी छतरी में आ जाइए, वरना पूरा दिन बुखार रहेगा। नहीं अर्जुन, मैं मैनेज कर लूंगी। लेकिन बारिश और तेज हो गई और मैं बस मुस्कुराकर उनके सामने छतरी फैलाए खड़ा रहा। वो 2 सेकंड चुप रही, फिर धीरे से मेरी छतरी के नीचे आ गई। मैडम कुछ बोल ही नहीं रही थी, और मैं सोच रहा था, कभी सोचा नहीं था कि एक साइलेंट वॉक ही इतना कुछ कह सकती। ऑफिस की लिफ्ट में दोनों खड़े हैं। मैं बटन दबाता हूं। फ्लोर 5। लिफ्ट में कुछ सेकंड का सन्नाटा। कल वाली रिपोर्ट अच्छी थी अर्जुन, एक्स्ट्रा कॉलम बहुत काम आया। मैं चौंका, खुश हुआ और मुस्कुराकर बोला, थैंक यू मैम, बस यूं ही कोशिश थी थोड़ा और बेहतर करने की। उन्होंने सिर हिलाया और वो पहली बार थोड़ा मुस्कुराई।
लिफ्ट की घंटी बजी और वो केबिन की तरफ बढ़ गई। मैं वहीं खड़ा रहा। बारिश का पानी मेरे बालों से अब भी टपक रहा था, लेकिन अंदर दिल पूरा सूखा था। शायद पहली बार उस मुस्कान ने मेरी सुबह बना दी थी। आज दिल थोड़ा ज्यादा ही तेज धड़क रहा है क्योंकि आज मेरा नाम पहली बार मीटिंग में लिया गया। Q2 रिपोर्ट में कुछ सेक्शन ऐसे भी थे जो बाकी टीम से अलग और इम्प्रेसिव थे। वो अर्जुन ने अकेले किए थे। गुड जॉब। उस एक लाइन ने मेरे पूरे हफ्ते की थकान उतार दी। ओए लव गुरु, तरक्की के रास्ते पे है तू। मैंने बस मुस्कुरा के सर हिला दिया, लेकिन दिल में कुछ और चल रहा था। शाम को मैं ऑफिस से निकल रहा था, तब देखा नैना मैम के केबिन की लाइट अब भी जल रही थी। मैं पास गया और देखा वो सिर पकड़े बैठी थी। मैंने उनका दरवाजा खटखटाया। मैम, कुछ हेल्प चाहिए क्या? बस थोड़ा सर दर्द है और इतना डेटा। मैंने जल्दी से अपना बैग खोला, उसमें से चुपके से रखा पार्ले जी निकाला को बी बास्ते तसी और टेबल पे रख दिए। ये जादू की गोली नहीं है, पर भूखे पेट सर दर्द तो ठीक कर ही देती है। उन्होंने वो बिस्कुट देखा, फिर मेरी तरफ देखा, फिर हल्का सा हंसी में सर झटक दिया। तुम्हारी सोच बाकी लोगों से थोड़ी अलग है अर्जुन। तभी उनके फोन की घंटी बजती। मैम ने फोन उठाया। मैम, अभी ज्यादा दूर नहीं गया था तो कानों में एक हल्की सी बातचीत पड़ी। नैना मैम ने फोन पर बोला, हाँ, मैं डोनेशन ट्रांसफर कर दूंगी, पर अनाथालय बंद नहीं होना चाहिए। वो मेरा घर है। अनाथालय घर? उस पल मुझे पहली बार पता चला कि नैना मैम अनाथालय में पली है और वो जगह जहां से वो आई हैं अब खतरे में है। मैंने कुछ नहीं कहा, पर उसी रात घर जाकर एक मेल ड्राफ्ट किया। अगली सुबह मैंने अपने ऑफिस के CSR हेड को भेज दिया, बिना अपना नाम डाले। 2 दिन बाद ऑफिस में एक अनाउंसमेंट हुआ। हमारी कंपनी एक NGO को सपोर्ट करेगी जहां बेसहारा बच्चों का पालन पोषण होता है। नैना मैम की आंखें भर आईं, पर उन्हें नहीं पता था ये मेल किसने भेजा, और मैं दूर एक कोने से बस मुस्कुरा रहा था। नैना मैम छुपकर आंख पोंछती हैं। तभी राहुल मेरे पास आया, कंधे पर हाथ मारा। भाई, कल की होली पार्टी के लिए तैयार रहियो। नैना मैम भी आएंगी इस बार। और सुना है व्हाइट कुर्ता पहन के आना है सबको। मैं चौंक गया और अंदर कुछ तेज धड़कने लगा। ऑफिस की टेरेस ढोल बज रहा है, रंग उड़ रहे हैं, चारों तरफ हंसी मजाक आदि। और मैं अर्जुन कोने में गुलाल का पैकेट लिए खड़ा हूं। मेरी नजर सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी, नैना मैम। और तभी सीढ़ियों से वो आई। सफेद कुर्ता, खुले बाल और चेहरे पर थोड़ी झिझक। शायद पहली बार किसी त्योहार में सबके साथ शामिल हो रही थी। दिल धड़कने लगा। रंग तो बहुत थे पर हिम्मत नहीं थी। ओ अर्जुन, तूने अब तक किसी को रंग नहीं लगाया? क्या नखरे हैं भाई? मैं हंसा और धीरे से गुलाल हाथ में लिया। और उसकी ओर बढ़ा। वो खड़ी थी चुपचाप, शायद इंतजार कर रही थी या शायद सोच रही थी कि कोई पास आए या नहीं। मैंने हाथ बढ़ाया और बहुत धीरे से उनके गाल पर गुलाल लगाया। हैप्पी होली मैम। उन्होंने मुझे देखा बिना कुछ कहे और फिर मेरे माथे पर भी थोड़ा रंग लगा दिया। दोनों की आंखों में रंग नहीं, एक अजीब सी नमी थी। अबे भाई, ये होली तो इमोशनल हो गई। मैंने मुस्कुराकर कहा, रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं, मासो और सत्य कभी कभी दिल में भी लगते हैं। वो आज अलग दिख रही थी, जैसे वो हर त्योहार जो उन्होंने कभी मिस किया था आज एक साथ जी रही थी। अचानक उनके गाल पर किसी ने नीला रंग फेंका। वो चौंकी और पलट कर मुस्कुरा दी। पहली बार उन्हें खुलकर हंसते देखा। क्या भाई, अब तो जाके ढोल पे नाच ही ले। अरे नहीं यार, मैं डांसिंग टाइप नहीं हूं। पर अगले ही पल नैना मैम ढोल के पास आ गई और थोड़ा झिझकते हुए हाथ हिलाया। सबने ताली बजाई और मैंने खुद को रोक नहीं पाया। मैं धीरे से उनके पास गया। अगर आप थोड़ा सा नाच सकती हैं तो मैं भी कोशिश कर सकता हूं। चैलेंज एक्सेप्टेड, अर्जुन। और अगले ही पल ढोल की बीट पर हम दोनों हंसते, थिरकते और रंगों में घुलते चले गए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जो लोग अकेले होते हैं उनके भीतर छुपा बच्चा कभी कभी बस रंग ढूंढ रहा होता है। और आज वो बच्चा झूम रहा था। अब फंक्शन खत्म होता है और सब अपने घर चले जाते हैं। होली के अगले दिन ऑफिस शांत है, सब थके हुए हैं, लेकिन मेरे मन में एक बेचैनी सी है। कल जो मैंने देखा, उसकी हंसी के पीछे जो खालीपन था वो अब साफ दिखने लगा है। लंच ब्रेक के समय मैंने देखा
नैना मैम ने एक ऑटो लिया और ऑफिस से बाहर निकल गई। पता नहीं क्या सूझा, मैं भी अपना बैग उठाया और उनके पीछे निकल पड़ा। दिल्ली की संकरी गलियों से ऑटो गुजरता रहा और मैं बाइक से थोड़ा दूरी बनाकर पीछे चलता रहा। ऑटो एक जगह रुकी, एक छोटी सी बिल्डिंग के सामने। बोर्ड पर लिखा था बाल गृह गर्ल्स ऑर्फनेज। वो उतरकर अंदर चली गई। मैं दूर खड़ा था, पर हर सेकंड दिल भारी होता जा रहा था। अंकल, यहां मैम आती हैं अक्सर? हाँ बेटा, नैना बिटिया यहीं पली बढ़ी, महीने में 1-2 बार बच्चों से मिलने जरूर आती हैं। मैं सुनकर सन्न रह गया। उस वक्त बहुत कुछ समझ में आया, उनकी तन्हाई, उनकी सख्ती और उनकी मुस्कुराहट के पीछे छुपी लड़ाई। मैं बस वहीं खड़ा रहा, उन्हें खिड़की से बच्चों के साथ हंसते, गले लगते, कहानियां सुनाते देखता रहा और दिल में एक वादा किया, अब सिर्फ उनका ख्याल नहीं रखूंगा, उनके उस अतीत को भी अपनाऊंगा जो उन्हें आज बना गया है। सोमवार सुबह ऑफिस के मीटिंग रूम में सारे एम्प्लॉयज लाइन से बैठे हैं, कुछ फॉर्मल, कुछ हाफते हुए आए। मैं अर्जुन हमेशा की तरह कोने में बैठा, पर आज मन का कहीं और था। तभी एचआर हेड मंच पर आए। We are happy to announce a new internal promotion. Arjun Mishra will assist HOD Nana Ma'am in Department Options. मेरी पेन वहीं गिर गई। कानों में गूंज रहा, अर्जुन मिश्रा, असुदा, नैना मैम, राहुल मारी। अबे तेरे तो मजे हैं, अब क्रश ऑफिशियली तेरा कमांड देगी। पर मैं हंस नहीं पाया क्योंकि दिल में राहत थी। दोपहर बाद मैं फाइल लेकर उन केबिन में गया, पहली बार और असिस्टेंट। दरवाजा खटकाया, उन्होंने नजरें उठाई। Oh, it's you? Congratulations. मैंने सिर झुकाया और अंदर आया। उनकी टेबल पर से 100 पेपर फैले थे और मन में जैसे 100 सवाल। क्या मैं अब इन्हें करीब रहकर खुद को रख पाऊंगा? उन्होंने एक फाइल मेरी ओर बढ़ाई। Start with this. I'm a little messy with delegation, but you will manage. मैंने फाइल और हल्के से मुस्कुराकर कहा, आप मैसी नहीं हैं मैम, वह थोड़ी सी ईमानदार हैं और शायद यह सबसे अलग है। उन्होंने कुछ नहीं कहा था, पर उनकी नजरें कुछ सेकंड तक ही रही। एक ही कोने, एक रिश्ता जो अब हर दिन और करीब होगा, और कुछ बातें जो अब हर चुप्पी में कह दी जाएंगी। मैं आज पहली बार उस टेबल पर बैठा हूं जहां से मैं उसे हर दिन देख सकता हूं। हां, अब मैं उसका असिस्टेंट बन चुका हूं, पर अब सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। आसान नहीं होता है जब आप जिससे प्यार हो वो सामने बैठी हो और उसे इस बात का कोई आइडिया भी ना हो। प्रिय बैठी है, लैपटॉप पर टाइप कर रही है। मैंने धीरे से पूछा, मैम, आपने जो कल वाली क्लाइंट रिपोर्ट भेजी थी उसमें एक फॉर्मेट मिसिंग था, चेक कर लीजिए। Don't micromanage me, Arjun. I know my job. मेरी आंखें फैल गई और शब्द वहीं अटक गए। उफ, क्या किया मैंने? बस हेल्प ही तो करनी थी। थोड़ी देर बाद वो उठी, वॉशरूम गई और मैं उसके लैपटॉप पर स्लाइड एडजस्ट कर रहा था, बस बिना छुए, बिना बताए। तभी पीछे से आवाज आई। मैंने घबराकर पीछे देखा। नहीं मैम, मतलब हाँ, पर मैं बस वो टेम्पलेट फिक्स कर रहा था। तुम झूठ बोलने में बहुत बुरे हो, अर्जुन। और फिर पहली बार उसने मुझे देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया। मैं वापस अपनी सीट पर बैठा। टेबल के उस पार वही दूरी थी, पर दिल के अंदर कुछ और पास हो गया था। उसका बर्थडे जो उसे पसंद नहीं था। आज नैना का जन्मदिन था, लेकिन उसने ऑफिस में साफ कह दिया था, प्लीज नो विशेस, नो केक, आई हेट बर्थडेज। पता नहीं क्यों, शायद बचपन में कुछ छूट गया होगा, कोई मनाने वाला नहीं रहा होगा। और तभी मुझे कुछ याद आया। मैं रात को उसकी बिल्डिंग के नीचे खड़ा था, हाथ में एक छोटी सी थैली जिसमें थे गुलाब जामुन, एक गुलाबी रुमाल और मेरी मां की लिखी चिट्ठी। मैंने नीचे से सिक्योरिटी गार्ड को पुकारा, भैया बस इसे फ्लैट नंबर 403 में दे देना, नाम मत बताना। गार्ड ऊपर गया और मैं सड़क की दूसरी खड़ा हो गया, छुपकर। कुछ मिनट बाद खिड़की खुली और नैना दिखी। बैग खोला, इन गुलाब जामुन निकाला। उसने एक खाया और रुक गई। फिर वो चिट्ठी पढ़ी। उसकी आंखें रुक नहीं पाई और मैं दूर से बस देखता रहा। किसी ने बर्थडे विश नहीं किया, पर उस रात उसने खुद को गले लगाया। आज सुबह ऑफिस में नया बंदा आया है, रोहन, लंबा, स्मार्ट, परफ्यूम से लिपटा हुआ।
मैं अर्जुन, और उस दिन पहली बार मुझे चाय में जेलसी का स्वाद आया। कैबिन के बाहर मैं चाय बना रहा था और अंदर नैना मैम रोहन के किसी मजाक पर हंस रही थी। हंसी, वो हंसी जो मैं कभी देख नहीं पाया, आज बिना वजह उड़ रही थी। राहुल मेरे पीछे खड़ा हुआ। भाई तेरी चाय से ज्यादा तो उसकी लाइन गर्म है आज। मैंने कुछ नहीं कहा। चाय उबल रही थी और मैं अंदर उबल रहा था। तभी अचानक अर्जुन, स्टोव? मैंने पीछे देखा। चाय ओवरफ्लो कर चुकी थी और गैस जल रहा था। उफो, क्या दिन है यार। जल्दी से फ्लेम बंद किया, पर फिर भी हल्की सी जलन रह गई, कड़ाही में भी और दिल में भी। थोड़ी देर बाद प्रिय ने मुझे देखा। You okay? मैंने हल्के से हंसने की कोशिश की। हाँ मैम, बस केटल भी शायद प्यार से बॉयल नहीं हो रहा आजकल। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराई, और उस एक मुस्कान में मेरी सारी जलन थोड़ी देर के लिए भाप बनकर उड़ गई। शाम के 6 बजे ऑफिस की टीम को दिल्ली में एक क्लाइंट मीटिंग के लिए जनेदू जाना था। मैं, अर्जुन और नैना मैम भी जा रही थी। हमारी सीटें ट्रेन में साथ साथ थी, लेकिन बातें ज्यादा नहीं। ट्रेन रुकी किसी छोटे से स्टेशन पर। अनाउंसमेंट हुआ, तकनीकी कारणों से ट्रेन अगला 4 घंटे यहीं रुकेगी। बारिश शुरू हो गई, बाहर ठंडी हवा और डिब्बे के अंदर सन्नाटा। मैं एक कोने में बैठा था और नैना खिड़की के पास। उसने रजाई सी ओढ़ी हुई थी, पर आधा ही। थोड़ा सा ले लीजिए मैम, मौसम ठंडा हो रहा है। उसने बिना कुछ कहे ओढ़ लिया और बस एक हल्की सी थैंक यू की मुस्कान दी। कुछ मिनट बीते और फिर वो झपकी लेने लगी। मैं मोबाइल देख रहा था जब अचानक उसका सिर मेरे कंधे पर आकर टिक गया। मैं एकदम फ्रीज। दिल की धड़कन जैसे किसी गाने की बीट में बदल गई हो। मैं हिल भी नहीं सका क्योंकि उस एक पल में सब कुछ रुक गया था। बाहर बारिश थी और मेरे अंदर भी तूफान। और फिर वो हल्के से मुस्कुराई। शायद कोई अच्छा सा सपना देखा हो। मैंने बस अपनी सांस रोक ली और मुस्कुराकर उसे देखता रहा। हमारी ट्रेन लेट हो गई थी, इस वजह से हम अगले दिन रात के समय हमारी टीम दिल्ली के होटल पहुंची, और जैसे ही रूम की चाबी मिली सब अपने अपने कमरों में समा गए आराम। सबसे बड़ी जरूरत थी उस वक्त। मैं अपने कमरे में आया, बैग रखा, सोने गया तो नींद नहीं आई, तो थोड़ी देर बाद बालकनी में अज्ञेदी में आ गया। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अरे तुम भी नहीं सोए? नींद नहीं आ रही थी। सेम, नया शहर, नया बिस्तर, इसलिए मुझे भी नींद नहीं आ रही। आपको वाकई बर्थडे से नफरत क्यों है? क्योंकि अनाथालय में हर बर्थडे एक गिनती होती थी। 1 साल और गुजर गया बिना किसी के। मैं सुनता रहा और पहली बार उसकी आवाज कांप रही थी। कभी कभी लगता है मैं कुछ अच्छा करती हूं तो कोई छीनने आ जाता है, जैसे खुशियां मेरी हों ही नहीं। मैंने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा, बस हाथ आगे बढ़ाया बालकनी की रेलिंग के ऊपर से। बस एक इनविजिबल हग। सुबह दिल्ली की ठंडी धूप में हमारा दिन शुरू हुआ। हम मीटिंग हॉल में पहुंचे, तभी मेरी नजर उसके बॉस पर पड़ी। कुछ सेकंड को मैं ठहर गया। ये वही चेहरा था नैना की पुरानी तस्वीरों में देखा था। हाँ, सही समझा, वो उसका एक्स था। मीटिंग शुरू हुई, सब प्रोफेशनल थे सिवाय मेरी धड़कनों के। मैंने देखा नैना उसकी तरफ देखकर हल्की सी स्टिफ हो गई थी। उसकी आंखों में डर या शायद पुरानी यादें थी। तुम बिल्कुल नहीं बदली है, अभी भी बहस है ना? और मैं खुद को रोक नहीं पाया। एक्सक्यूज मी, अब कॉफी लेंगे या सिर्फ पुराने घाव को रहे हैं? प्रिय ने चुकर मुझे देखा और वो आदमी हंसकर चला। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं थी अर्जुन। मैं उसे संभाल सकती हूँ। पता है, पर कोई आपके लिए बोले और मैं चुप चुप रह जाऊं, मुझसे नहीं होगा। हम तो प्यार में पागल, हमको समझ आती है बातें। फ्लाइट के अंदर खिड़की वाली सीट पर प्रिय बैठी थी और उसकी बगल में मैं व दीपा थे। हम दोनों ने सीट बेल्ट बांधी और फिर वही चुप्पी जो शायद अब शब्दों से ज्यादा बोलने लगी थी। मैं दिल में सोच रहा था, कह दूं कि तुम्हारा ख्याल मुझे हर पल सताता है या फिर इंतजार करूं तुम हमारा गुस्सा ठंडा होने का। फ्लाइट टेक ऑन हुई और हमने आंखें मूंद ली, शायद इसलिए नहीं कि नींद थी, बल्कि इसलिए कि इग्नोर कर सके एक दूसरे को। रास्ते में प्रिय ने धीरे से कहा, दिल्ली में जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद एंड सॉरी तुमसे रूडली बात करने के लिए। मैंने उसकी तरफ देखा और बस इतना बोला, हमेशा जब जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं है मैं रहूंगा। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी उंगलियां सीट पर मेरी तरफ बढ़ी। मैंने अपनी हथेली धीरे से उसके पास सरकाई और फिर आखिरी मिनट में रोक ली। नहीं, अभी नहीं।
अभी वो वक्त नहीं आया जब हम खुलकर एक दूसरे का हाथ थामे, पर हाँ, हम अब साथ चलने लगे हैं। प्लेन लैंड करता है और अब हम मुंबई पहुंच चुके हैं। आज ऑफिस में जाने की अलग ही खुशी थी, क्योंकि वो डील जिसके लिए हम दिल्ली गए थे, हम जीत चुके थे। वह डील जिसके लिए हम दिल्ली गए थे, हम जीत चुके थे। इस जीत की खुशी में इस शुक्रवार ककनी कप की पेशी के सबने ताली बजाई और मेरी नजर प्रिय को ढूंढ रही थी। वो केबिन के अंदर फाइलों में व्यस्त थी, या यूं कहें खुद को बिजी दिखा रही थी। दिवाली की शाम, ऑफिस हॉल जगमगा रहा था। लड़कियां रंग बिरंगे लहंगे में, लड़के कुर्ते में, ढोल, म्यूजिक, मिठाई। मैं दरवाजे के पास खड़ा था, आंखें दरवाजे की तरफ और हाथ में 2 दिए, एक उसके लिए। भाई, तू अब तक एंट्री नहीं किया? मैंने मुस्कुराया। उसके बिना रोशनी अधूरी लगती है। घड़ी की सुइयां चलती रहीं, लोग अंदर जाते रहे, पर मैं वहीं खड़ा रहा। शायद उसे भीड़ से डर लगता है, या फिर खुद से। अंदर सब खड़े थे, मैं हाथ में दिए लेकर उसका इंतजार कर रहा था। शुरू हुए 1 घंटा बीत चुका था। अब भी मैं गेट के पास खड़ा था, 2 दियों और उम्मीद के साथ। पर फिर मुझे समझ आया यह वो आएगी नहीं। तो मैंने उसके घर जाने का तय किया, नायना का फ्लैट। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। वह बाहर आई, अकेली दी, साफेद सूट में, हाथों में चाय का कप और आंखों में एक पुराना अंधेरा। बस बैल्कनी की और देखा तो मैं उनके साथ बैल्कनी पर चला गया। थोड़ी देर बाद समझ आया कि वह ऑर्फनेज के बच्चों से बात कर रही थी। फोन कट हुआ। हैप्पी दिवाली मैम। तुम यहाँ? वो नीचे आई। मैंने एक दिया उसकी हथेली में रखा, उसकी उंगलियां हल्के से कांपीं। मैंने सामने खड़े होकर कहा, तो एक छोटी सी पार्टी यहीं कर लेते हैं। हम दोनों बैल्कनी में खड़े हैं, सामने एक छोटा सा फुलजादी बॉक्स, एक फुलजादी जलती है। थैंक यू अर्जुन, हर बार तुम ये क्यों समझते हो मुझे? मैंने धीमे से कहा, शायद इसलिए क्योंकि आपको भी अब समझने की आदत डालनी होगी कि कोई आपके लिए भी जी सकता है। जेब में मोबाइल वाइब्रेट हुआ। निकाल के देखा तो लिखा था माँ कॉलिंग। मैंने तुरंत उठाया। हेलो माँ, हैप्पी दिवाली, और बताओ सब ठीक है? माँ ने बोला, तुझे भी हैप्पी दिवाली। बेटा तू अकेला है ना वहां? मैंने थोड़ी हंसी दबाई और नैना की तरफ देखा। अकेला कहाँ माँ, सब हैं यहां। माँ ने झट से कहा, चल बहू से बात करा दे, उसे भी हैप्पी दिवाली बोल दूं। मैं घबरा गया। नैना ने मेरी शक्ल देख ली और आंखों से पूछा, क्या हुआ? मैंने मोबाइल धीरे से उसकी ओर बढ़ाया। बस प्रिटेंड कर दो कि तुम मेरी, मतलब माँ को अच्छा लगेगा। मैं उन्हें चौंक कर देखा, फिर झिझकते हुए मोबाइल लिया। नमस्ते आंटी जी, हैप्पी दिवाली। सादा खुश रहो बेटा, भगवान करे हर साल ऐसे ही साथ मनाओ। नैना ने मेरी तरफ देखा और उसके गालों पर पहली बार वो शर्म दिखाई दी जो किसी अपने के सामने आती है। कॉल कट हुआ। कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर नैना बोली, एक्टिंग ठीक थी ना? मैंने हल्के से कहा, बस थोड़ी सी रियल जैसी लग रही थी। माँ की कॉल के बाद सब कुछ मीठा सा लग रहा था। तभी अचानक धड़ाम, एक बुझी हुई पटाखे की सींख फट गई और नैना के पैर के पास जोर से छू गई। उसने चीख मारी और हल्का कट लग गया। मैं भागकर उसकी तरफ गया। वो धीरे धीरे बेड की तरफ आने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसका हाथ थामा और धीरे से उसे गोद में उठाकर से उसके कमरे में लाया। सीन कमरे में अंधेरा था, सिर्फ उसकी टेबल लैंप जल रही थी। मैंने फर्स्ट एड बॉक्स खोला और उसका जख्म साफ किया। नैना बस चुप बैठी रही। उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। मैंने धीरे से पट्टी बांधी। अब ठीक है, मैं चलता हूं। तभी बाहर बारिश शुरू हो गई। बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा। वो पहली बार नहीं डरी थी। किसी को पास आने से मैं मुस्कुराया और सोफे पर लेट गया। कुछ घंटों बाद, शायद आधी रात रही होगी, मेरी नींद खुली। देखा नैना करवट लेते हुए बेड से गिरने वाली थी। मैं फौरन भागा और उसे पकड़ लिया। कुछ सेकंड के लिए वो मेरी बाहों में थी और मेरी धड़कनों में। मैंने उसके कान के पास हल्के से कहा, तुम मेरी हो ई। बस इतना ही सच है। मैंने सोचा वो सो रही है, पर उसकी पलकों में हलचल थी। दिवाली के बाद पहली ऑफिस मीटिंग थी। मैं और न अब भी वैसी ही थी शांत सलीके से, लेकिन उसकी में अब मेरे लिए ये अजनबी भी था। तभी मीटिंग में रोहन घुसा, वही जो पहले नैना को लाइन मारता था। अरे जिसे चाय पिला दिया था। रोहन मुस्कुराया। मैम, दिवाली थी, कोई खास फायरवर्क्स? मैंने उसे घूरा और वो मुझ कर हंस पड़ा। अर्जुन भाई भी पाते शायद।
पटाखा तो कहीं फूटा होगा। रूम में 2 लोग हंस रहे थे। मैंने कुछ कहने ही वाला था जब नैना ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, Mr. Rohan, I think personal jokes aren't part of this. Please stick to a agenda. सब चुप हो गए। मेरा दिल वही रुक गया। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार लगा वो मेरी मदद नहीं कर रही, वो मेरी तरफ खड़ी है। मीटिंग के बाद मैं कॉरिडोर में उसे मिला। थैंक्स, बोलना अजीब लग रहा है। तो मत बोलो। मैं हंसा। मैंने पूछा, नो आर यू? उसने बिना देखे कहा, शायद अब अंधेरे इतना डर नहीं लगता। सुबह की ऑफिस मीटिंग के बाद एचआर ने बताया ऑफिस बोनस आया है। आम पाक ही गई। सब खुश थे, लेकिन नैना शांत थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो क्वाइटली अकाउंट डिपार्टमेंट में गई, फॉर्म भरा और पूरा बोनस ऑर्फनेज के पापा नाम कर दिया। कोई ताली नहीं बजी, पर मेरी सांसें थम गई। मैं चुपचाप एचआर डेस्क पर गया और चुपचाप उतनी ही रकम डोनेट कर दी बिना नाम के। किसी ने पूछा भी नहीं, पर मेरे अंदर कुछ प्राउड जैसा लग रहा था। रात के 9 बजे चुके हैं, ज्यादातर स्टाफ जा चुका था। मैं और नैना फाइल समेट रहे थे। तभी फटाक, पूरे ऑफिस की बिजली चली गई। अर्जुन, हाँ, यहीं हूं, रुको, फोन की टॉर्च ऑन करता हूं। टॉर्च की रोशनी में वो मेरे बेहद पास खड़ी थी। मैंने कहा, तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, याद है? अब तुम हो ना, तो थोड़ा कम लगता है। हमारी सांसें आपस में उलझ रही थीं, नजदीकियां बढ़ रही थीं। मैं थोड़ा झुका, उसकी आंखों में देख रहा था। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी पलकों में हिचक थी, पर रुकावट नहीं। लेकिन जैसे ही मेरी सांसें उसके पास पहुंची, वो बोली, ये सही नहीं है। और वो पीछे हट गई। मैं वहीं खड़ा रह गया, एक खालीपन के साथ। मेरे दिल ने कहा, आज उसने ऑर्फनेज को सब कुछ दे दिया और मैंने उसे खुद को भी नहीं दे पाया। सीन खत्म होता है। मोबाइल की टॉर्च जल रही थी और अंदर एक खामोश अंधेरा। मैं अर्जुन, कल रात का सीन अब भी जहन में ताजा था। अधूरा किस, अधूरा पल, अधूरी बात। मैंने पूरी रात यही सोचा। शायद मैं अभी भी उसकी नजरों में छोटा हूं, जिम्मेदार नहीं हूं, मैच नहीं करता। दोपहर में ऑफिस कॉरिडोर में चला जा रहा था, तभी पीछे से रोहन की आवाज आई, आई। सुना, नैना मैम का ट्रांसफर फाइनल हो गया, दिल्ली के लिए कल जा रही हैं। मैं वहीं रुक गया, जैसे किसी ने सीने में ठंडी हवा भर दी हो। मेरी उंगलियां जेब में भींच गई। मैंने कहा, दिल्ली? प्रमोशन है यार, अब हमारी स्टार बॉस बड़ी ब्रांच संभालेंगी। मैंने हंसने की कोशिश की, पर वो हंसी हलक से ही लौट गई। मैं ऑफिस की खिड़की के पास खड़ा था, जहां से शहर की रोशनी दूर तक दिखती थी। और मैंने खुद से कहा, मैं सोचता रहा हम पास आ रहे हैं, और वो दूर जाने की तैयारी में थी। उसी शाम ऑफिस की छत, वही जगह जहां हम पहले भी कई बार खड़े रहे हैं। लेकिन आज हवा भी अलग थी, मैं अंदर से उबल रहा था। मैंने उसे कॉल किया, छत पर आओ अभी। वो आई हल्की मुस्कान के साथ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मैं अब चुप रहने वालों में नहीं था। तुम जा रही हो दिल्ली बिना कुछ कहे? नैना चौंकी, आंखों में झूठ नहीं था, लेकिन जवाब भी नहीं आए। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं क्या सोचूंगा, क्या फील करूंगा। उसकी पलकें नीची हो गईं और मेरी आवाज तेज। हर बार तुम भाग जाती हो, डर से, रिश्ते से, खुद से। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। मेरी सांसें कांप रही थी। तुम्हें लगता है मैं बच्चा हूं? तो फिर सुनो, हाँ, मैं बच्चा हूं, पर तुमसे प्यार करता हूं, बचपने जितना सच्चा। नैना अब रो रही थी। मैं डरती हूँ अर्जुन, कोई फिर से छोड़ दे, उससे डरती हूँ। मैं एक ऑर्फन हूँ, मुझे कोई अपना कहे, इस पर भरोसा करना मुश्किल है। सीन कट, कुछ सेकंड बस सन्नाटा। मैंने धीरे से कहा, तो एक बार रुक कर देख लेती नैना। मैं भागने वालों में नहीं हूं, और तुम अब कोई अनाथ नहीं हो। मैं हूं तुम्हारे साथ जिंदगी के हर मोड़ पर। वो बिना कुछ कहे वहां से चली गईं, और मैं फिर अकेला रह गया अपनी अनभीगी आंखों के साथ। ऑफिस जाने का टाइम हो गया और मैंने तो लीव ले रखा था। अपने दिल को समझाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तभी पता चला नैना की फ्लाइट आज सुबह 11 बजे है। मैम तो बस अभी कुछ देर पहले एयरपोर्ट के लिए निकली हैं। मेरे अंदर सब सुन पड़ गया। बिना कुछ कहे मैंने बाइक स्टार्ट की और भागा। सड़क पर गाड़ियों की कतार थी, सिर पर सूरज तमतमा रहा था और मेरे अंदर कुछ और ही चल रहा था।
कभी कभी ट्रैफिक में नहीं, जिंदगी हमारे दिल में फंस जाती है। एयरपोर्ट पहुंचा, पसीने से लथपथ। तभी अनाउंसमेंट हुई, फ्लाइट टू दिल्ली डिपार्टेड। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं बाहर लॉन में बैठ गया। पौधा टूटा, जैसे सब कुछ इच्छा की चला गया हो। अपने हाथों से चेहरा ढका, अमर डुबूब सबुस, और बस बैठ के फुट फुट के रोने लगा। एयरपोर्ट लॉन में बैठा था, सिर झुकाए, दिल पूरी तरह से हार चुका था। तभी किसी ने धीरे से पीछे से कहा, अर्जुन। मैं चौंक कर मुड़ा और वो वहां खड़ी थी। एक पल के लिए मुझे लगा सपना देख रहा हूं, लेकिन जब उसने मुस्कुराकर कहा, ऐसे रोते हो मेरे लिए? मैं बिना कुछ सोचे दौड़ के गया और उसे जोर से गले लगा लिया। वो चुप रही, बस मेरे सिर पर हाथ फिराती रही। तुम इतना प्यार करते हो? मैंने धीरे से कहा, हाँ। प्रिय मुस्कुराई। मैंने तो कल रात ही हेड ऑफिस को मना कर दिया था कि मैं नहीं जा रही, किसी और को दे दो पोस्ट। और यहाँ तो मैं अपनी फ्रेंड को ड्रॉप करने आई थी। वो रिश्ता अब 7 महीनों का हो गया था, पर अब भी अनकहा था। पिछले 7 महीने बस उसकी आंखों में देखकर जीने की आदत सी हो गई थी। मैंने कुछ दिन पहले एक प्लान बनाया था गोविंदीप ताईने से, उसके पुराने घर से उसे जोड़ने का, और उसी प्लान की पहली कड़ी है वो लिफाफा। नैना ने धीरे से लिफाफा खोला। उस पर लिखा था, इन्विटेशन टू शर्मा मालोत्रा ऑर्फनेज एट 8 PM। द सिग्नेचर वॉज बाय केयरटेकर स्टाफ। उसने ध्यान से पढ़ा, कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई, फिर बिना कुछ कहे वो अपनी डेस्क की ड्रायर में लेटर डाल दिया। सीन कट, रात 7:50 PM। नैना आईने के सामने खड़ी थी, हल्के गुलाबी रंग का सूट पहने, बाल खुले। तब भी उसने अपना वही पुराना पर्स निकाला जिसमें उसकी बचपन की एक पुरानी फोटो थी, ऑर्फनेज के गेट के पास। आज फिर उस गेट को पार करूंगी, शायद कुछ बदल गया हो। सीन खत्म होता है। प्रिय टैक्सी में बैठती है और ऑर्फनेज की ओर रवाना होती है, और मैं वहां पहले से मौजूद था, उसके लिए और उसके साथ एक नया मोड़ शुरू करने के लिए। सबको मैंने चुपचाप समझा दिया था, कुछ भी मत बोलना, बस मुस्कुराना। नैना जैसे ही अंदर अंदर दाखिल हुई, बच्चों ने गुलाब के फूल उसका स्वागत की। ये सब क्यों? हमें लगा तुमसे जो तुम्हारे ही घर में होनी चाहिए। नैना की आंखें भर आई और तभी मैंने धीरे माइक उठाया। माइक नहीं था जो हाथ में आगे गया था। नैना, तुमने अपने लिए कुछ मांगा नहीं, बस सबको दिया, पर आज मैं तुमसे मांगने आया हूं। सबकी नजरें पर थी। मैंने जेब से छोटी सी वेलवेट बॉक्स निकाली और उसके सामने नींद पर बैठ गया। नैना की सामने अटक गई। तुम ऑर्फनेज ढूंढ रही थी, मैंने एक घर बनाया है, सिर्फ तुम हो। क्या तुम उस घर पहली और आखिरी दीवार बनोगी? नैना की आंखों में आंसू गिरे। उसने नहीं कहा, बस झुककर कसकर गले लगा लिया। बच्चे तालियां बजा रहे थे और आसमान में चाप एक तारा गिरा था। मैं अब अकेला नहीं था, वो भी मेरे साथ थी। नैना ने जैसे ही मुझे गले लगाया, सारा ऑर्फनेज तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी उसकी आंखें मेरी पीठ के पीछे किसी को देखने लगी। मैंने मुड़कर देखा, मेरी मां खड़ी थी। हाँ, मैंने उन्हें खुद बुलाया था, ये बताने कि मैंने अब कोई बच्ची नहीं चुनी, मैंने एक औरत चुनी है जो मेरे हर लायक है। नैना थोड़ी घबरा गई। वो चुपचाप मेरी मां के पास गई और थोड़ी हिचक के साथ कहा, मम्मी जी, आपको शायद हमारा रिश्ता, मतलब मेरा उम्र। मेरी मां मुस्कुराई। बिटिया, उम्र का हिसाब तो दुनिया करती है, माँ तो सिर्फ तेरी खुशी देखती है। नैना की आंखें भर आईं, लेकिन मां रुकी नहीं। और हाँ, मैंने दिवाली की रात ही पहचान लिया था तुम्हें, जब छत पर तुमने अर्जुन के लिए खामोश खड़ी रहकर मुझसे नमस्ते किया था। नैना ने कांपती आवाज में कहा, पर आप सच में मुझे पसंद करती है? तुम बस मेरे बेटे को खुश रख, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम मेरे बेटे की मुस्कान है और अब मेरी भी। मां ने आगे बढ़कर नैना का माथा चूम लिया और मैं उस पल को दिल में कैद कर रहा था। रिश्ता तब पक्का होता है जब दिल मिलते हैं या जब समाज के सामने उसे पक्का करते हैं। मां ने छोटे से मंडप के बीच गुलाब की पंखुड़ियां रखी, स्टाफ ने हलवा बनाया था और बच्चों ने रंग बिरंगे कार्ड्स। कोई शहनाई नहीं थी, पर मन में संगीत था। तभी नैना बाहर आई, लाल साड़ी में, आंखों में शर्म और मुस्कान दोनों। क्या तुम वाकई मेरे नाम से जुड़ना चाहती हो? नाम से नहीं, तुम्हारे साथ जीना चाहती हो।
मां ने हंसते हुए हम दोनों को गले लगाया। अब यह सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। हम अब अधूरे नहीं रहे, एक दूसरे से जन्म जन्म के लिए जुड़ गया हूं थे। वही पुराना ऑर्फनेज, अब नया रंग, नई छत और एक नया नाम। हाँ, हमारी बेटी आशी, जिसे हमने जन्म नहीं दिया लेकिन दुनिया दी थी। आशी झूले पर बैठी हंस रही है, प्रिय किताब पढ़ा रही है, और अब मैं ऑफिस में नहीं जाता। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। अब मेरा काम है इन बच्चों के साथ जीना भी। और नैना, वो अब घर चलाती है, अकेली नहीं, हमारे सपनों की कमाई से। मैं बच्चों को कहानियां सुनाता हूं, उन्हें स्कूल छोड़ता हूं, उनकी पेंसिलें तेज करता हूं, और जिंदगी भी। मम्मी लड्डू लेकर आती हैं और कहती हैं, अब मेरा पोता नहीं, मेरी पोती मुझे कहानी सुनाती है। जिस लड़की को कभी अपना नाम तक नहीं पता था, आज उसका नाम कई बच्चों का घर बन गया।